जय हिंद एवरीवन, स्वागत है आपका वी नेशन 111 के एक नए एपिसोड में, जो आपके लिए लेकर आते हैं इंडियन डिफेंस की प्रमुख अपडेट्स को। सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आइए नजर डाल लेते हैं आज की प्रमुख डिफेंस अपडेट्स पे। भारत तेजस फाइटर जेट को धीरे धीरे ज़्यादा स्वदेशी बना रहा है। शुरुआत में तेजस के 5 प्रमुख सिस्टम विदेशी स्रोतों पर निर्भर थे, लेकिन अब इनमें से कई को भारतीय सिस्टम से रिप्लेस किया जा रहा है। तेजस की इंडिजिनस जर्नी की शुरुआत 5 प्रमुख विदेशी सिस्टम से हुई थी, जहां पर F404 इंजन अमेरिकी है, 23 की JSS 23 कैनन रूस की है, मल्टीमोड रेडार इजरायली है और ASPJ सेल्फ प्रोटेक्शन जैमर भी इजरायली है। रेडोम और मार्टिन बेकर इजेक्शन सीट ब्रिटेन की है। अब इंडिजिनस रेडोम यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है। DRDO ने तेजस मार्क 1 अल्फा के लिए स्वदेशी रेडोम विकसित किया है। इसके अलावा उत्तम मेसा रेडार भी हमें स्वदेशी अब देखने को मिल रहा है। इसके अलावा जो इंडिजिनस इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर स्वीट है, ये भी स्वदेशी तौर पर तैयार कर लिया गया है। लेकिन अभी भी सबसे बड़ी चुनौती जो है वो इंजन की है, और जो दूसरी चीज़ें हैं उन्हें भी धीरे धीरे स्वदेशी किए जाने पर DRDO लगातार आगे बढ़ रही है। टारगेट ये रखा गया है कि 2030 के दशक तक काफ़ी हद तक जो तेजस है उसको इंडिजनाइज किया जाए, ताकि अनावश्यक हमें जो विदेशी स्रोत हैं इन पर निर्भर ना रहना पड़े। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने तेजस मार्क 2 के लिए कई महत्वपूर्ण स्वदेशी ऑन बोर्ड सिस्टम विकसित किए हैं। इनका उद्देश्य विदेशी सप्लायर पर निर्भरता कम करना और भविष्य में इन तकनीकों को AMCA जैसे कार्यक्रमों के लिए इस्तेमाल करना है। स्वदेशी ऑप्टिकल फ्यूल लेवल सेंसिंग जो है ये विकसित करी गई है। तेजस मार्क 2 के लिए फ्यूल टैंकों में ईंधन की मात्रा मापने के लिए HAL ने ऑप्टिकल सेंसिंग टेक्नोलॉजी विकसित की है। यह पारंपरिक जो दूसरी टेक्नोलॉजी है उनके तुलना में ज़्यादा एफिशिएंट मानी जाती है। इसके अलावा एडवांस RS-422 डेटा एक्विजिशन सिस्टम भी विकसित किया गया है। ये सिस्टम विमान के अलग अलग इलेक्ट्रिकल लाइन रिप्लेसेबल यूनिट से डेटा लगातार इकट्ठा करके हेल्थ मॉनिटरिंग सिस्टम तक पहुंचाएगा। इसके अलावा मेंटेनेंस और अवेलेबिलिटी में भी इसका हमें बेहतर फ़ायदा देखने को मिला है। HAL सिर्फ एयरक्राफ्ट का एयरफ्रेम बनाने तक सीमित नहीं है। वो तेजस मार्क 2 में कंपनी जो है बेसिकली इन्वायरमेंटल कंट्रोल और फ्यूल मॉनिटरिंग सिस्टम, रेडियो एल्टीमीटर, VOR ILS, टैक्टिकल एयर नेविगेशन सिस्टम और कई सिस्टम पर काम कर रही है, और धीरे धीरे सबको इंडिजनाइज किया जाएगा। तेजस मार्क 2 की भूमिका की बात करें तो आप सब जानते हैं कि हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, और HAL प्रयास में है कि अधिक से अधिक सेंसर्स को और सिस्टम को इंडिजनाइज किया जाए। डेटा पैटर्न्स इंडिया लिमिटेड को उम्मीद है कि ब्रह्मोस मिसाइल के लिए उसके स्वदेशी सीकर सिस्टम का ऑर्डर फाइनेंशियल ईयर 2026-27 के अंत तक मिल सकता है। कंपनी के चेयरमैन और MD श्रीनिवास गोपालन रंगाराजन सर के अनुसार सीकर तैयार है, लेकिन क्वालिफिकेशन, अप्रूवल्स और फ्लाइट ट्रायल्स अभी चल रहे हैं। कंपनी ने पहले प्रक्रिया के जल्दी पूरे होने की उम्मीद की थी, लेकिन देरी के कारण ऑर्डर की टाइमलाइन आगे खिसकी है। खास बात यह है कि पूरा क्वालिफिकेशन प्रोसेस खत्म होने से पहले भी कॉन्ट्रैक्ट दिया जा सकता है, यानी क्वालिफिकेशन आगे बढ़ते हुए प्रोडक्शन प्रिपरेशन की शुरुआत हो सकती है। तो यहाँ पर कुल मिलाकर सीकर जो है वो ब्रह्मोस का काफ़ी महत्वपूर्ण हिस्सा है, क्योंकि ये मिसाइल के टर्मिनल फेज में टारगेट को डिटेक्ट और ट्रैक करने की क्षमता को प्रदान करता है। फ्लाइट टेस्टिंग इसलिए ज़रूरी है ताकि सीकर हाई एक्सेलरेशन, वाइब्रेशन और टेम्परेचर चेंजेस जैसी वास्तविक उड़ान परिस्थितियों में रिलायबली काम कर सके। डेटा पैटर्न पहले से रेडार, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, एवियोनिक्स और मिसाइल इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे क्षेत्र में काम कर रही है, और ब्रह्मोस सीकर ऑर्डर मिलने से कंपनी को एक और हाई वैल्यू इंडिजिनस डिफेंस प्रोडक्ट मिलेगा। अस्त्र माइक्रोवेव प्रोडक्ट्स को भारतीय वायुसेना के Su-30 MKI अपग्रेड प्रोग्राम के लिए विकसित हो रहे इंडिजिनस इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर स्वीट, जिसको अंगद का नाम दिया गया है, इसका डेवलपमेंट कम प्रोडक्शन पार्टनर बनाया गया है। ये अस्त्र के लिए बड़ा बदलाव है, क्योंकि अब कंपनी केवल इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के कंपोनेंट सब सिस्टम बनाने से आगे बढ़कर पूरे सिस्टम लेवल इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सॉल्यूशन के विकास में बड़ी भूमिका निभा रही है। अस्त्र पहले ही Su-30 MKI और LCA तेजस मार्क 1 अल्फा के जैमर इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर प्रोग्राम्स में काम कर चुकी है, और भारतीय डिफेंस सेक्टर में इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर इलेक्ट्रॉनिक्स की सप्लायर रही है। अंगद का मुख्य उद्देश्य Su-30 MKI की सर्वाइबिलिटी और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर कैपेबिलिटी को बेहतर बनाना है। इसमें एनिमी रेडार, एमिटर को डिटेक्ट, आइडेंटिफाई और क्लासिफाई करने तथा इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेजर्स देने की क्षमताएं शामिल होंगी। Su-30 MKI के बेड़े में जो अपग्रेड है ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। इन्हीं के चलते Su-30 MKI जो है 2040 से 2050 के दशक तक ऑपरेशनल बने रहेंगे, तब तक जब तक भारत का 6th जनरेशन फाइटर बनके तैयार नहीं हो जाता। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने वित्त वर्ष 2026-27 की पहली तिमाही में मजबूत प्रदर्शन किया है। जून तिमाही में कंपनी का नेट प्रॉफिट करीब 15.90 अरब रुपए रहा है, जो पिछले साल के 1384 करोड़ से लगभग 15% ज़्यादा है। कंपनी का ऑपरेशनल रेवेन्यू 14.4% से बढ़कर 5,515 करोड़ रुपए हो गया। हालांकि कुल खर्च भी 15.3% बढ़कर लगभग
4,300 करोड़ रुपए पहुंचा है। बेहतर नतीजों के बाद एचएएल के शेयर में शुरुआती कारोबार में तकरीबन 3% तक तेजी आई है। हालांकि बाद में बढ़त घटकर सिर्फ 1.2% रह गई है। दुनिया में बढ़ते जियोपॉलिटिकल टेंशंस और यूरोप के साथ साथ एशिया तथा मध्य पूर्व में हथियारों के भंडार को फिर से भरने की जरूरत के कारण फाइटर जेट, मिसाइल, एम्युनिशन, एंटी ड्रोन सिस्टम और रॉकेट की मांग बढ़ रही है और इससे भारतीय डिफेंस इंडस्ट्री को फायदा मिल सकता है। एंटीक स्टॉक ब्रोकिंग के अनुसार 2026 में भारत में करीब 6.7 लाख करोड़ रुपए के डिफेंस प्रोजेक्ट अप्रूवल हो सकते हैं, जो आने वाले वर्षों में डिफेंस सेक्टर की ग्रोथ को मजबूत कर सकते हैं। भारतीय वायुसेना ने राफेल लड़ाकू विमानों के लिए MBDA मीटियोर एयर टू एयर मिसाइल का लॉन्चर एडाप्टर विकसित करने हेतु टेंडर जारी किया है। ये टेंडर वन बेस रिपेयर डिपो यानी BRD ओझर नासिक द्वारा जारी किया गया है। इसका उद्देश्य मीटियोर मिसाइल और राफेल के मौजूदा वेपन लॉन्च सिस्टम के बीच इस्तेमाल होने वाले विशेष इंटरफेस को विकसित करना है। ये कोई मीटियोर इंटीग्रेशन नहीं है। मीटियोर पहले से ही भारतीय राफेल फ्लीट में ऑपरेशनल है। नया काम मुख्यतः लॉन्चर इंटरफेस कंपोनेंट के विकास और स्थानीयकरण से जुड़ा हुआ है। एडाप्टर को मैकेनिकल फिट, इलेक्ट्रिकल इंटरफेस, वाइब्रेशन, एरोडायनेमिक लोड्स और सेफ वेपन रिलीज जैसी आवश्यकताओं को पूरा करना होगा। टेंडर में लगभग 120 दिनों की डेवलपमेंटल और डिलीवरी टाइमलाइन बताई गई है, यानी इंडियन एयरफोर्स अपेक्षाकृत तेज इंजीनियरिंग सोल्यूशन चाहती है। इससे भारतीय डिफेंस इंडस्ट्री को प्रिसीजन मशीनिंग, एरोस्पेस स्ट्रक्चर्स और मिसाइल हार्डवेयर के क्षेत्र में राफेल सपोर्ट इकोसिस्टम का हिस्सा बनने का अवसर मिल सकता है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इससे भारत में राफेल के मेंटेनेंस, रिपेयर और जो सस्टेनमेंट इकोसिस्टम को धीरे धीरे अधिक स्वदेशी बनाने में मदद भी मिल सकती है। भारत ने इंडियन एयरफोर्स की स्ट्रेटेजिक और टैक्टिकल एयरलिफ्ट कैपेबिलिटी को मजबूत करने के लिए तकरीबन 60 नए ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट खरीद की प्रक्रिया शुरू की है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस संभावित प्रोक्योरमेंट की कीमत तकरीबन $10 बिलियन तक हो सकती है। इस कंपटीशन में 2 एयरक्राफ्ट सबसे मजबूत कंटेंडर्स के रूप में सामने आ रहे हैं। पहला है लॉकहीड मार्टिन C-130J सुपर हरक्यूलिस और दूसरा है एम्ब्रेयर KC-390 मिलेनियम। इसके अलावा HAL, टाटा, अडानी और महिंद्रा को भारतीय इंडस्ट्रियल पार्टनर के रूप में RFP मिलने की बात कही गई है। C-130J को लेने का फायदा यह है कि इंडियन एयरफोर्स पहले से इन्हें ऑपरेट करती है, खासकर स्पेशल ऑपरेशंस और टैक्टिकल एयरलिफ्ट मिशन में। इसलिए नए C-130J लेने पर विचार किया जा सकता है। इसके अलावा जो KC-390 मिलेनियम है, यह भी एक अपेक्षाकृत नई जनरेशन का मीडियम एयरलिफ्ट एयरक्राफ्ट है और यह C-130J की तुलना में ज़्यादा पेलोड और ज़्यादा स्पीड के लिए जाना जाता है। इसका रोल केवल ट्रांसपोर्ट तक सीमित नहीं है। ये ट्रूप ट्रांसपोर्ट, कार्गो ऑपरेशन, टैक्टिकल एयरलिफ्ट, एरियल रिफ्यूलिंग और इसके अलावा दूसरे मिशन भी एग्जीक्यूट कर सकता है। इसीलिए अगर इंडियन एयरफोर्स को ऐसा एयरक्राफ्ट चाहिए जो भविष्य में अलग अलग सपोर्ट और ट्रांसपोर्ट मिशन कर सके, तो KC-390 एक अच्छा विकल्प हो सकता है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड इस प्रचंड के सीरीज प्रोडक्शन को तेजी से बढ़ा रही है। भारतीय वायुसेना और भारतीय स्थल सेना के कुल 156 एलसीएस का ऑर्डर है और इंडियन एयरफोर्स और आर्मी के बीच में इसको विभाजित किया गया है। तकरीबन 62,700 करोड़ रुपए का ये कॉन्ट्रैक्ट भारत के बड़े हेलीकॉप्टर रक्षा सौदों में से एक है। HAL ने अब तक 15 प्रचंड डिलीवर किए हैं। इसके अलावा प्रचंड पर स्वदेशी ऑटोमेटिक फ्लाइट कंट्रोल सिस्टम और इंटीग्रेटेड आर्किटेक्चर डिस्प्ले सिस्टम का सफल फ्लाइट टेस्ट पूरा हुआ है। इससे हेलीकॉप्टर के फ्लाइट कंट्रोल और कॉकपिट सिस्टम में विदेशी तकनीक पर निर्भरता कम होगी। खास बात यह है कि भारत को इन सिस्टम के सॉफ्टवेयर और सोर्स कोड पर ज़्यादा नियंत्रण मिलेगा। यहाँ पर आपको बता दें कि तुमकुरू में ऑलरेडी HAL ने नई फैसिलिटी में हेलीकॉप्टर का निर्माण शुरू किया है। शुरुआत में यहाँ पर 30 हेलीकॉप्टर प्रति वर्ष बनाने की क्षमता होगी, लेकिन आगे चल के चरणबद्ध तरीके से यहाँ पर 60 और फिर 90 हेलीकॉप्टर प्रति वर्ष तक जो बढ़ाने की योजना है, इस पर भी काम किया जाएगा। ये केवल प्रचंड के लिए नहीं बल्कि LUH, IMRH और डेक बेस्ड मल्टी रोल हेलीकॉप्टर जैसे भविष्य के प्रोग्राम को भी सपोर्ट करेगी और अगले 20 वर्षों में यहाँ पर 1000 से ज़्यादा हेलीकॉप्टर बनाने का लक्ष्य है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के कानपुर डिवीजन ने IL-78 एयरफ्रेम की 3D लेजर और ऑप्टिकल स्कैनिंग और CAD मॉडलिंग के लिए तकरीबन 1.50 करोड़ रुपए यानी 1.5 करोड़ का टेंडर जारी किया है। इंडियन एयरफोर्स के पुराने IL-78 MKI टैंकरों को आधुनिक बनाने के लिए उनका बेहद सटीक 3D डिजिटल मॉडल और डिजिटल ट्विन तैयार किया जाएगा। इसके लिए वास्तविक विमान की बाहरी सतह और कंट्रोल सरफेस को 3D लेजर स्कैनिंग से मापा जाएगा। स्कैन से मिले पॉइंट क्लाउड डेटा को एक सटीक और एडिटेबल CAD मॉडल में बदला जाएगा और इसकी ज़रूरत इसलिए है क्योंकि IL-78 का डिज़ाइन उस दौर का है जब आधुनिक डिजिटल CAD मॉडलिंग आम नहीं थी। पुराने ड्राइंग और डॉक्यूमेंटेशन आज के विमान की वास्तविक स्थिति से पूरी तरीके से मेल नहीं खा सकते। ये डिजिटल मॉडल इंडियन एयरफोर्स HAL के सॉफ्टवेयर डिफाइंड रेडियो अपग्रेड में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। नए रेडियोज, एंटीनाज, वायरिंग और इक्विपमेंट लगाने से विमान का वेट डिस्ट्रीब्यूशन, स्ट्रक्चरल लोडिंग और एरोडायनेमिक प्रोफाइल बदल सकता है और इसीलिए ये जो पूरा काम है ये काफ़ी प्रिसीजन के साथ यहाँ पर किया जाएगा।
भारतीय वायुसेना करीब 150 नए स्टेज 3 एडवांस जेट ट्रेनर खरीदने की तैयारी कर रही है ताकि पुराने हॉक मार्क 132 जैसे ट्रेनर विमानों को भविष्य में रिप्लेस किया जा सके। इंडियन एयरफोर्स ने तकरीबन 150 स्टेज 3 एडवांस जेट ट्रेनर के लिए आरएफआई जारी करी है। ये अभी सिर्फ रिक्वेस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन है, यानी अभी कोई खरीद ऑर्डर नहीं दिया गया है। आरएफआई का उद्देश्य भारतीय और विदेशी कंपनियों से विमान तकनीकी और उत्पादन क्षमता और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर से जुड़ी जानकारी हासिल करना है। इन विमानों का इस्तेमाल भारतीय फाइटर पायलट्स की फाइनल और एडवांस ट्रेनिंग के लिए होगा, यानी ऑपरेशनल फाइटर जाने से पहले यहाँ पर जो पायलट हैं वो इन ट्रेनर फाइटर्स में अपनी ट्रेनिंग को पूरा करेंगे। संभावित कंटेंडर्स की बात करें तो यहाँ पर बोइंग और साब का T-7A रेड हॉक, कोरिया एरोस्पेस इंडस्ट्रीज का T-50 गोल्डन ईगल और HAL का HLFT-42 आपस में compete करेंगे, जहां पर HLFT-42 की संभावनाएं सबसे ज़्यादा हैं। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।